नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। उमेश जी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े टीवी चैनल पर काम करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है, चाइना के लिए भी धड़कता है। वो तो अभी ये डिबेट कर रहे थे कि पीओके को पाकिस्तान को तश्तरी में सजाकर दे देना चाहिए भारत को। देखिए, ये जो तथाकथित जर्नलिस्ट हैं, ये यूपीए सरकार में इनको 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और उसी समय आपको मालूम है, बरखा दत्त जो जिन्होंने कारगिल का कवरेज किया था, जिन्होंने मुंबई अटैक्स का कवरेज किया था, लोकेशन हमारे कमांडो और आर्मी की भेजी थी, उनको भी उस समय 4th सिविलियन ऑनर यूपीए के टाइम में मिला था। ये जो राजदीप सरदेसाई है, जिन्होंने इंडिया टुडे के चैनल पे जिस हिसाब से इन्होंने एक तरह से शेमलेसली बोला है कि पीओजेके को हमें छोड़ देना चाहिए, इंटरनेशनल बाउंड्री एलओसी को मान लेना चाहिए। तो ये पूरा जो टोन है वो पाकिस्तान का टोन ही बोल रहे हैं। और एक तरह से अमन की आशा के जो सिपाही हैं, इसके अंदर ये इनका सिपह सालार है। और हमेशा पाकिस्तान के जो भी जो होते हैं, जो टेरर एक्टिविटीज है, दहशतगर्द वहां पे आके हमारे लोगों को मारते हैं और हिंदुओं को मारते हैं, इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलता है। ये इसने तो डिनाई ही कर दिया कि मैं सिविलाइजेशनल का मैं मानता ही नहीं हूँ। मतलब आप देखिए, इसकी जो बीवी है वो तो भारतीय जनता पार्टी को गौमूत्र पार्टी बोलती थी। मतलब इस तरह से सोफिस्टिकेशन करने की बात करते थे कि वे वेस्टर्न मीडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए ये भारत के जो जैसे नेहरू करता था, स्नेक चार्मिंग बोलता था भारत को, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, वैसे इसकी बीवी भी है और ये भी है। इसकी बीवी तो जो है सागरिका घोष, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है। और अभी वो टीएमसी से राज्यसभा की सांसद भी है। और ये जो है बंदा, इस मेरे हिसाब से ये भी राज्यसभा की सीट देख रहा है। और इसको एक तरह से कांग्रेस इसको बाद में सम्मानित करेगा, क्योंकि ये कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में चला रहा है। आप ये देखिए, जो भी कांग्रेस बोलता है कि उसको एक तरह से उनको एक तरह से बचाने की कोशिश करता है। उनके जो कृत्य रहते हैं उसको व्हाइट वॉशिंग करने की कोशिश करता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी अगर कुछ होता है उसको एम्प्लीफाई करता है, तिल का ताड़ बनाता है। और उनकी जो बहुत की जो एक्ट्स होते हैं उनको देख तरह से वाटर डाउन करने की कोशिश करता है। लेकिन उमेश जी 2 दिन पहले वो इस तरह का डिबेट करता है, एक पत्रकार का सरकार की पॉलिसीज को लेकर इस तरह से सवाल उठाना, एक दुश्मन राष्ट्र को इस तरह से उसकी पैरवी करना, ये एक पत्रकार की सीमा से बाहर है। ये बातें पत्रकार टीवी पर बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये किस तरह की पत्रकारिता है? सर, मैम, ये पत्रकारिता नहीं है, दलाली करता है काम। जो काम प्रोपेगेंडा बोलते हैं ना, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रोपेगेंडा, एनिमी का जो नैरेटिव चलाना, भारत के लोगों का जो साइकोलॉजिकल वॉर, ही इज अ पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एंड इसको बैठाया गया है। और एक तरह से आपने देखा है कि ये हमेशा वेस्टर्न नैरेटिव को भारत में एक तरह से प्रचार करने की कोशिश करता है। तो इसको अगर मैं ट्रेटर भी बोलूं तो कोई गलत नहीं रहेगा। आप ये सोचिए ना, 2012 में मैंने सुना था इसके पास 52 करोड़ का घर हो गया था। आप भी पत्रकारिता में हैं, आपने भी अभी तक इतना बड़ा घर तो कभी लिया ही नहीं होगा, आपको भी मालूम है कि कैसे हो सकता है। तो ये बताइए, इसके जो नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम में 2012 में इसके पास 52 करोड़ रुपए कहाँ से आए? लोगों को तो ये पूछना चाहिए। यू हैव ऑल द सोर्सेस ऑफ योर इनकम, बता दीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एक तरह से लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है। आपने ये देखा भी होगा, इसको न्यूयॉर्क में शर्मिंदा किया गया। वहां पे इंडियंस ने कहीं कहीं तो इसके कॉलर भी पकड़े हैं। ये जानबूझ के एक तरह से उकसाता है, लोगों से गाली भी खाता है, मार भी खाता है, फिर अपने आकाओं के पास जाके बोलता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया। तो इसके तरह से इसको रिवॉर्ड मिलता जाता है। तो आप सोचिए, इतना सब ये बार बार क्यों करता है? इसके लिए, ताकि इसको एक तरह से रिवॉर्ड मिले। और मेरे हिसाब से इस बार तो ये भी राज्यसभा सीट ये भी शायद राज्यसभा जाना चाहता है। इसके लिए ये सब काम कर रहा है। पर सर आप ये देखिए कि आज तो दिन में ये अफवाहें उड़ गई थी कि छुट्टी हो गई है, बड़े चैनल ने
इन तथाकथित बड़े एंकर को अपने चैनल से बाहर कर दिया है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक ट्वीट करते हैं राजदीप, जिसमें लिखते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है और निडर भी है। तो ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर उनके बारे में ये बात नहीं हो रही थी तो उनको खामोश रहना चाहिए था। फिर टाइगर वो कह किसको रहे थे? खुद को टाइगर मानते हो? मैं वही तो बता रहा हूँ, ये शहादत बनाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से विक्टिमहुड जो बोलते हैं ना, कि वो इंसाइट करके लोगों के तरफ से अपने ऊपर एक अटैक करवाना, और उसी के अंदर वो बताएंगे अपने आकाओं को कि देखिए मैंने आपके लिए इतना बड़ा काम किया, मेरे को यहाँ पे राइट विंग हमें एक तरह से हमारी वॉइसेस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हम इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये सब बात करना चाहता है। ये एक तरह से क्लासिक विक्टिम होप केस है मेरे मेरे हिसाब से। पर सर, अब जिस तरह से ये एक जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि सोरोस गैंग है, ये जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में, वो अकेले नहीं, इसके अलावा भी उनकी जमात के जितने भी यूट्यूबर हैं या इकोसिस्टम के जितने भी लोग हैं, वो सब इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन किस लिए? इसलिए कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऑल पार्टी का जो डेलीगेशन गया है उनके साथ गए हैं और वहां पर सरकार के काम को या ऑपरेशन सिंदूर को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए इनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हाँ, वो बात आपकी सही है कि इनको अपने आकाओं, जो इनके सीआईए के आका है, सीसीपी के और आईएसआई के हैं, इसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि ये जानबूझ के क्यों बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, आप पीओजे के कैसे ले पाओगे? क्या वो भी मोदी जी ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कैसे हैं। एक तरह से जो बताया जाता है कि नूर खान एयरबेस के पास जो हिल्स है उस पे अटैक किया गया, और बताया जाता है उसके एंट्रेंस पे मोदी जी ने अटैक किया। तो एक तरह से आप ये देखिए कि वो एक तरह से भारत की जो विक्ट्री है उसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर एक डर का माहौल बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। देखिए, पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। अगर वो यूज करेगा तो न्यूक्लियर वेपन्स की रेडिएशन जो होती है वो फैलती है, और पाकिस्तान तो पास में है, उसके तो इमीडिएटली फैल जाएगी, और भारत भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के अंदर यूज करने का। तो ये भूल जाइए कि एक तरह से कि न्यूक्लियर वेपन होस्ट कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन के बाद जो उसकी रेडिएशन बनती है, उसके बाद वो क्लाउड ऐसा हो जाता है कि बहुत दिनों तक सनलाइट भी नहीं आती है। उसको बोला जाता है न्यूक्लियर विंटर। आप सोचिए, डिफॉर्म्ड बॉडीज आ जाती है, उसके बाद उसका वेजिटेशन खत्म हो जाता है, पानी उसके स्रोत आप पी नहीं सकते। तो ये तरह से ये भूल जाइए। सबसे पहले तो इनको दिखाना चाहिए कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे तब क्या हुआ था। अगर इनको वो दृश्य दिखा दिया जाए ना, तो इनकी रूह काम जाएगी। ऐसे ही बता देता हूँ। तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है, गीदड़ भमकी है। एक तरह से हमको डराने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान में भी लोग हैं जो जीना चाहते हैं मेरे हिसाब से। वो धमकी देके, भारत को धमकी देके खुद की वो खुद में आफत में मोल लेना नहीं चाहते। राजदीप सरदेसाई जैसे जो भांड है, जो दोनों देश के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि अमेरिकन आर्म्स कंपनीज, चाइनीज कंपनीज और आईएसआई को बेनिफिट हो। सीधी बात बोल देता हूँ, ये जर्नलिस्ट है ही नहीं। ही इज अ प्रोपेगेंडिस्ट, ही इज अ भांड, ही इज अ फिक्सर। सिंपल सी बात है। लेकिन उमेश जी, राजदीप सरदेसाई ये कहते हैं कि पाकिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते, न्यूक्लियर वेपन है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। ये बातें जो है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी यही बातें बोला करते थे। अब पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती भी ये बोलती थी। वो राजनेता है, वो ऐसी बातें बोले तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक पत्रकार तो ये बातें नहीं कर सकता ना। वो कौन सा एजेंडा लेकर चल रहा है अगर वो ये बातें कह रहे हैं टीवी डिबेट के दौरान? देखिए, एक तरह से बोल रहा हूँ ना, भारत ने जो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री ली है ऑपरेशन सिंदूर में, और आपको मालूम है कि कल जब मोदी जी, जब जिस हिसाब से उन्होंने गुजरात में रैली की है, लोगों ने अपना सिंदूर दिखाया ऐसे, तो एक तरह से इमोशन उन्होंने देखा है कि कितना जन सैलाब उमड़ा है मोदी जी के हिसाब से। और वो मोदी जी एक तरह से आज एक जो है व्यक्ति नहीं रह चुके, एक इमोशन बन चुके हैं। लोगों को एक उम्मीद है उनके ऊपर। उस विक्ट्री को डाउन प्ले करना चाहते हैं, डर का माहौल बचाना चाहते हैं पाकिस्तान का। तो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं राजदीप सरदेसाई। सर, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी तो ऐसा ही है ना। पाकिस्तान भी तो ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में कि उसने तो ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की है।
यही प्रोपेगेंडा अगर इस देश में बैठे पत्रकार भी चलाएंगे, एक इकोसिस्टम भी चलाएगा, तो फिर तो वो पाकिस्तान और चाइना के हाथ में खेल ही रहे हैं ना। देखिए यही तो चाहता है, ये जैसे ये स्टेटमेंट देता है, फिर क्या होता है, पाकिस्तान की मीडिया, चाइनीज मीडिया और बाहर की मीडिया बोलती है कि देखो यहाँ पे आदमी पीस की बात कर रहा है और इंडिया इज अ वॉर मॉन्गर, एक तरह से प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बोलेगा देखिए, नोटेड इंडियन फेम जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई एडवोकेट्स पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बोलेगा he advocates international boundary as a line of control, as a settlement between India and Pakistan for peace। तो एक तरह से पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट को और पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है वापस रीग्रुप कर ले, वापस वो इंडिया में टेररिज्म का जो फैलाना है, कश्मीर में आतंक, वो फैलाना चाहते हैं। सेकंड, मोदी जी ने तो बोल भी दिया है कि अगर फ्यूचर एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा, दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। वो ये मानते ही नहीं है कि टेररिस्ट आर नॉन स्टेट एक्टर्स। वो एक बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की ऑक्सिलरी फोर्स है, एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और आपने देखा है कि कैसे उनके जनाजे पे पाकिस्तान आर्मी के लोग जाके भी उन्होंने उधर आपने उनके जनाजे पे जाते हुए देखा भी है, और कैसे उनके जो उनके जनाजे पे जाके फूल भी चढ़ाया है, आपने देखा है। तो ये सब एक्सपोज हो चुका है। तो इस सब चीजों को एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के अंदर कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है अभी भी पोटेंट है, वो चाहेंगे तो कभी भी आके आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। वो पाकिस्तान का जो बोलते हैं ना डर भारत के अंदर फैलाना चाहते हैं। और भारत मोदी जी ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि फ्यूचर एक्ट में तो हम तो पाकिस्तान को गोली देने वाले हैं, या तो रोटी खाओ या गोली खाओ, ये सीधा बात कर दिया उन्होंने। तो एक तरह से राजदीप सरदेसाई के जो आका हैं उन्होंने बोला होगा कि भाई साहब जाके उधर जाके कुछ बोलो। अब इसको मालूम है कि ये जैसे ही ये बोलेगा इसको निकाला जाएगा, और जैसे ही ये निकाला जाएगा इसको वापस रिहेबिलिटेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ना इसको इनाम भी तो मिलना चाहिए ना। तो इसका रियल एम है कि राज्यसभा में घुसना चाहता है, जैसे इसकी वाइफ घुसी है। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में आप देखिए रैलियां हो रही हैं, पीएम मोदी गुजरात में है, वहां पर भी हो रही हैं, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। एक तबका तो ऐसा है जो ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहा है, एक और यूट्यूबर है, बहुत बड़े पत्रकार, वो तो सिंदूर को लेकर बैठ गए थे कि खून में सिंदूर कैसे बह सकता है, सिंदूर को थोड़ा सा खा लिया जाए तो जहर फैल जाता है, इस तरह की बातें कर रहे थे। वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक सिंबॉलिक बात पीएम मोदी ने कही थी जब उन्होंने कहा था कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, उसको लेकर उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो बना दिया, उसका मजाक बना दिया ऑपरेशन सिंदूर का। देखिए, अब ये सोचिए कि इनको सिंदूर नाम से कितनी फर्क पड़ गया, जो भारत के सिविलाइजेशनल इथोस है। सिंदूर इज वन ऑफ द वेरी, जो बोलते हैं ना कि भारत के सभ्यता का प्रतीक है। और आपको ये जिस हिसाब से रिलेटेबिलिटी भी है, भारत के जनमानस में सिंदूर की क्या अहमियत है, इन लोगों को नहीं मालूम है, और एक तरह से उसको भी मजाक में बनाना चाहते हैं ताकि भारत के लोग अपनी सभ्यता को छोड़ दें। कि राजदीप ने भी यही बोला ही डज नॉट बिलीव इन द सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। तो एक तरह से ये वेस्टर्न का जो वोक एजेंडा है, इसको यहाँ पे फैलाना चाहते हैं। भारत के अंदर जो सर्ज ऑफ नेशनलिज्म हुआ है, सर्ज ऑफ हिंदुत्व हुआ है, सर्ज ऑफ मोदित्व जो हुआ है, उसको एक तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि राजदीप सरदेसाई का जो वो लोग उन्होंने टीवी पे जो बोला है, उनको मालूम था कि इसके बाद उनको इंडिया टुडे से निकाला जा सकता है, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल से उनको 2 हफ्ते से बैन किया गया, शायद उनकी सैलरी भी उनको नहीं दी गई थी। तो ये बार-बार अगर ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक एजेंडा के थ्रू आ रहे हैं। और इंडिया टुडे ग्रुप इनको रख भी क्यों रहा है मेरे को समझ में नहीं आया। उसी समय लात मार के क्यों नहीं बाहर निकाल दिया। तो इनको रिहैबिलिटेट भी करते हैं पब्लिक में। देखिए, पहले तो इनको पनिश करते हैं, फिर इनको रिहैबिलिटेट करते हैं, वापस वो ये काम करता है जो पाकिस्तान भी वही करता है। एक बार भारत के अंदर हमला करेगा, जब उसको एस्केलेट होता है तब पीस की बात करता है। राजदीप सरदेसाई भी वो ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो चाल है, आप इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी देख लीजिए, इट इज सेम एज बिफोर। और आपने देखा है कि कैसे इन्होंने पास में टीएमसी की जो नेता है महुआ मोइत्रा को डिफेंड किया था। फिर जब आरजी कार जब केस हुआ था, उसमें भी इन्होंने ममता गवर्नमेंट को डिफेंड किया था, बीजेपी को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक चीज समझ जाइए, पत्रकारिता न करके भांडगिरी कर रहे हैं। ही इज जस्ट अ फिक्सर और कुछ भी नहीं है।
और एक तरह से इन्होंने जर्नलिज्म नहीं है, भांडगिरी करते हैं, सिर्फ नरेटिव जो मलिशियस नरेटिव्स है उसको एक तरह से एम्प्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि देश को गुमराह किया जाए, विदेशी एजेंडा को चला रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा मानना है। सर लेकिन ऐसे लोगों पर लगाम लगाना तो सरकार का भी काम है ना। सरकार ने इतने सारे यूट्यूबर्स को बैन किया जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भारत में चला रहे थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया, तो ऐसे लोगों को भी तो देश के अंदर बैन किया जाना चाहिए जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को, उनके एजेंडे को सरेआम चैनल पर बैठकर चलाते हैं। देखिए, इसके हिसाब से तो एक ही चीज बोलता हूँ, भारत का जो राइट विंग है उसको एक हैशटैग चलाना चाहिए, राजदीप सरदेसाई आईएसआई एजेंट, राजदीप सरदेसाई सीआईए एजेंट, राजदीप सरदेसाई सीसीपी एजेंट, राजदीप सरदेसाई पाकिस्तान का दलाल। ये तरह से आपको करना पड़ेगा। जनमानस में जब तक ये बात उठेगी नहीं, तब तक इसको वापस रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ये अभी देखिए, आज इसको इंडिया टुडे भले ही निकाल दे, 10 दिन बाद वापस ले लेगा, फिर ये वापस आएगा। और अगर अब राज्यसभा सीट जब तक नहीं मिलती, ये काम करता रहेगा। ही वांट्स टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, ही वांट्स टू कम इनटू पॉलिटिक्स। और ये मतलब जो पार्लियामेंट्री जो नया सदन है, उधर जाके ये एक तरह से वहां पे भी जाके उल्टे सुलटे स्टेटमेंट देगा, फिर उसके ऊपर अटैक होगा, फिर ये अपने आकाओं को जाके बोलेगा, देखो मैंने आपका नैरेटिव किया, मुझ पर कितने जुल्म ढा रही है ये राइट विंगर्स। तो एक तरह से इसकी सोची समझी साजिश है। और इसको अगर एक ही चीज है, इसके खिलाफ एक तरह से राजदीप सरदेसाई के खिलाफ एक मूवमेंट चालू करने की जरूरत है। राजदीप सरदेसाई आईएसआई एजेंट, बस इतना ही सर काफी है। अगर ये अगर फैल जाता है तो अपने आप भी कोई भी इसको टच भी नहीं करेगा, इसकी साख ही खत्म कर दीजिए। लेकिन आप सोचिए ना सर, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी बात करके आप देखिए किस तरीके से वो जो वेस्टर्न मीडिया इस खबर को उछालेगा कि देखिए भारत में तो पत्रकारिता को कैसे दबाया जा रहा है, पत्रकारों को कैसे दबाया जाएगा। किसी को याद नहीं आएगा कि वही पत्रकार है जो 2002 के लिए किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते थे गुजरात में जाकर। मोदी विरोध में वो देश विरोधी नजर आने लगे हैं। उनका मोदी के साथ कैसे 36 और 72 का आंकड़ा ही छिपा नहीं है। देखिए, आप मैं एक चीज आपको बोलूंगा, ये जितना मोदी के अगेंस्ट बोलेंगे ना, देयर विल बी अ सर्ज ऑफ सपोर्ट इन फेवर ऑफ मोदी जी। जितना ज्यादा इनको बोलने दीजिए। मेरा एक ही चीज है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी है ना, इट इज इनवर्स टू द क्रिटिसिज्म। जितना क्रिटिसिज्म करेंगे ना, उतना मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आज भी मैंने देखा है कि किस तरह से लोग उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। लोग, मैं स्पेसेस में जाता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ। मोदी जी एक व्यक्तित्व नहीं है, ही इज इमोशन। अब हिंदुत्व भूल जाइए, अब मोदीत्व काम आएगा। आप ये देख लीजिए। एक मैं एक प्रेडिक्शन भी दे देता हूँ, मोदी जी विल बिकम द राष्ट्रपिता ऑफ इंडिया, ऑफ द 21st सेंचुरी इंडिया। 21st सेंचुरी के मॉडर्न इंडिया के राष्ट्रपिता होने वाले हैं। आप देख लीजिए, ये होने वाला है। भले आज कोई माने नहीं माने, पर जिस हिसाब से मोदी जी ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से उनको एक तरह से सबक सिखाया है। आप ये देख लेंगे कि जनमानस में उनका सपोर्ट बढ़ रहा है। ये जरूरी है। आप एक चीज बात करिए, आज जो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलता है कहीं भी, लोग उनको घर में पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थक जो है अभी वो डरे हुए हैं। यहाँ पे जो हाफ फ्रंट है ना, वो इस चीज से भी डरा हुआ है। आप ये देखिए, जैसे ही सर्ज ऑफ नेशनलिज्म होता है ना, देश के अंदर जो छोटा सा हाफ फ्रंट है ना, वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो भारत के अंदर जब नेशनलिज्म बढ़ेगा, ये हाफ फ्रंट का जो इन्फ्लुएंस है ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। ये टर्माइट्स है, ये अपने आप ही दीमक के अपने आप ही कम होते जाएंगे। तो उस हाफ फ्रंट को बचाने के लिए भी ये काम कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। तो ये आप ये देखिए कि राजदीप सरदेसाई एक तरह से एजेंट है सोरोस गैंग का, और ही इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द साइऑप्स बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिकल ऑपरेशनल वॉरफेयर, 5th जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोलते हैं। जिसमें आपको लड़ने की जो कैपेसिटी है, आपकी सोच है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है ये राजदीप सरदेसाई। सर एक चीज और समझाइए कि क्या जिस तरीके से शशि थरूर स्टेटमेंट दे रहे हैं, मनीष तिवारी स्टेटमेंट दे रहे हैं, विदेश में जाकर असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, क्या उससे ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है हिल गया है? इसीलिए इस तरह की बातें राजदीप सरदेसाई और उनकी तरह के पत्रकार करते फिर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला ने चालू कर दिया, उन्होंने सुर बदल लिए।
उन्होंने तुलबुल प्रोजेक्ट के लिए बोला, तो आप समझ जाइए कि वो अभी एक तरह से उन्होंने पाला अपना चेंज कर लिया। सेकंड, ओवैसी जो जिन्होंने भी जाके एक तरह से अपने रंग बदल लिए, वो भी भारत की बात करने लग गए। और एक तरह से टीएमसी के जो नेता है वो भी वही बात कर रहे हैं, कनिमोई भी वही बात कर रही है। सबको समझ में आ गया देयर इज अ सर्ज इन नेशनलिज्म, एनीथिंग दैट दे से अगेंस्ट द नेशन काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये एक तरह से इंडिकेटर है कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है आज बहुत बढ़ गई है। अगर आज स्नैप इलेक्शंस होते हैं 2 महीने बाद, मोदी जी को 380 से 400 सीट मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इतनी बात है, ऑपोजिशन का कोई भी आदमी टिक नहीं पाएगा। और अब देखिए राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी को दिल्ली के छात्राओं ने उनको गाली देके भगाया है। आप सोचिए, इतनी बड़ी बेइज्जती की है। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, मतलब 18-20 साल के बच्चे का खून खौल रहा है और राहुल को समझ में नहीं आ रहा है। वो तो राहुल गांधी वो चाइनीज ड्रोन के बारे में बात कर रहा था, उसको अभी समझ में आ गया होगा। लोग बेवकूफ नहीं है। ये जो इंटरनेट आया है ना, इसके बाद आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है। मानता हूं कि ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर ने उनको 2024 लोकसभा इलेक्शन में जिताया है, ठीक है, 52 से 99 सीट लेके आई है, पर जो हुआ था उनका वो खत्म हो चुका है। लोग एक तरह से आप बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। अब्राहम लिंकन ने भी यही बोला है, कांट फूल द पीपल ऑल द टाइम। तो एक चीज आप समझिए कि भारत की जनता को समझ में आ चुका है, जन चेतना मोदी जी के साथ है। आप ये बता देता हूँ सर, तो अब देखते हैं ना कि जिस तरह से राहुल गांधी परेशान है, तो उनके साथ जुड़ा हुआ इकोसिस्टम परेशान है, इसीलिए राजदीप सरदेसाई परेशान है, इसीलिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं वो टीवी डिबेट में बैठकर। और कितने दिन तक वो इंडिया टुडे में बने रहते हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होती है, या फिर जो लोगों का गुस्सा है वो उनके खिलाफ फूटता है सोशल मीडिया पर, ये सारी चीजें तो आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन देख इतना जरूर है कि राजदीप सरदेसाई शायद राज्यसभा जाना चाह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और इसीलिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। आपने देख सर समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।